साथियों नमस्कार। आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरी बात आप सब जा रही है सब तक? चलिए बात शुरू करते हैं, काफ़ी साथी आ चुके हैं। सबसे पहले तो क्योंकि शायद मैं लाइव इधर नए वर्ष में आया नहीं, तो मैं नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आप सबको देता हूं। और मेरी एक ही प्रार्थना है सभी के लिए, इस देश के नागरिकों के प्रति, कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। और ये देश सद्भाव का है, विभिन्न संस्कृतियों का है, अनेकता में एकता की हमारी नीति का रहा है। और हम सब मिलजुल करके प्यार से रहने वाले इस देश में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ बार बार, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो शायद पूरी दुनिया में इस तरह कोई देश नहीं होगा जहाँ इतने सारी जातियाँ, धर्म, संप्रदाय, सभ्यताएं और रीति रिवाज, पूरी दुनिया में शायद इकलौता देश भारत होगा जो और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब भारतीय हैं और इतनी विभिन्न रीति रिवाजों, त्योहारों को जानते हैं, एक दूसरे से मिल करके साथ मनाते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। ये हमारे आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब भारतीय हैं। तो नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामना के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे साथियों का लगातार बहुत सारे साथियों का फ़ोटो अगर मेरी सीधी नहीं आ रही है तो आप अपने मोबाइल को उल्टा कर लेंगे तो आने लगेगा। चलिए मैं सीधा कर लेता हूँ। हम अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हम शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो हम हर काम को कानून के दायरे में और संवाद करके, चाहे अपने लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, उनसे संवाद स्थापित करते हुए चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। मतदाता दिवस पर यह विषय इसलिए रखा गया कि हम मतदाता हैं और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बनाया गया और उसी के याद में हम सब मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस पर रहती है, तमाम सारे जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। हम तो कहते हैं कि इस कार्यक्रम को सबको, सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर मतदाता को इसको एक अपना त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि वोट की ताकत ही है जो हमें तमाम सारे अधिकार, तमाम सारे हमारे जो जीवन के मूल्य होते हैं वो इसी वोट्स के दम पर मिलते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए 25 जनवरी महत्वपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि जितने भी सरकार की योजनाएं हैं मतदाता जागरूकता अभियान के लिए, उसमें हमारे तमाम संगठन के साथी, चाहे टेवा के, जैनम, ओपीएस के तमाम सहयोगी संगठन, उसमें भाग लेना चाहिए। उसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मतदाता का मतलब क्या हुआ है। हम जब एक उंगली से वोट का निशान दबाते हैं तो 9 उंगलियों से हम सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। एक उंगली की वोट से 9 उंगलियां हमें आज़ाद मिलती हैं कि हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बात पूछें, और पूछना चाहिए। ये संवैधानिक हक है हमारा। हाँ, ये बात, परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हुई हैं और लोकतंत्र में असहमत को अगर हम शामिल नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो उसके साथ कुठाराघात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि सबका अपना विचार, अपना बात रखने का, अपनी आज़ादी है। और सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं होता है। सरकार का विरोध हम इसलिए करते हैं कि हमने उनको चुना है, हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, हम उनसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। हम वोट किसी विधायक को बनाने को, किसी सांसद बनाने को किस लिए देते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारी सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए हम उन्हें वोट करते हैं। तो हम जब वोट करते हैं तो उनके साथ उनको ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप हमारा ख्याल रखें, नागरिकों का ख्याल रखें, मतदाताओं का ख्याल रखें। इसलिए ये जरूरी है।
और अभी एक बड़ा 22 जनवरी को हुआ। मैं तो सबसे कहता हूँ कि जन के मन के गण के रग रग में हैं राम बसे हैं। और हाँ, लेकिन मैं इसी के साथ ये भी कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे नियम कानून स्थापित किए हैं, उस नियम कानून पर भी हम सबको चलना चाहिए। और हम तो समझते पूरी दुनिया में मर्यादा का इतना बड़ा उदाहरण ही नहीं है, तो हमें मर्यादा का भी ख्याल रखना है। और लोकतंत्र में मर्यादा का बहुत मतलब होता है। जैसे हम सब बहुत सारे धरना प्रदर्शन करते हैं तो तमाम सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं। कभी कभी ये मन में कचोटता है कि भाई ये क्या है। आप रैलियां करें, राजनीतिक दल लोग, राजनेता लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और लोग अपनी बात कहें तो हमको समझते हैं कि लोकतंत्र में ये एक शिथिलता होनी चाहिए कि मतदाता को, जनता को अपनी बात कह सकें। अभी जो है मैं एक अभी खबर आई है और वो दुखद है थोड़ा, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से भी है। अब जो भी मैंने जानकारी ली है उसके आधार पर कह रहे हैं, आगे क्या होता है, कैसे होता है, और ऑथेंटिक रूप से उसको चर्चा करेंगे कभी किसी समय। लेकिन अभी ओपीएस को एक खबर आई राजस्थान में कि ओपीएस को एक वैकेंसी निकली है किसी विभाग में, उसमें अस्पष्टता एनपीएस की चर्चा की गई है। और अभी फिर छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मैं कहता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम कर गई है तो हम उसे लागू रख करके हम आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। हम किसी उसमें कि नहीं हम मना कर दिए हैं तो मना कर दी। लोकतंत्र में शायद जनता सर्वोपरि होती है, मतदाता सर्वोपरि होता है। तो मेरा राजस्थान की सरकार से भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। सरकार नई बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी नए बने हैं। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, जो भी इन राज्यों में, चाहे तेलंगाना हो, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुई, बधाई देता हूं। लेकिन ओपीएस लागू हो गई, अब एनपीएस उसको लागू करेंगे, ये किसी बात से समझ नहीं आती। जीत की गारंटी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो सच था वो झूठ हो जाएगा। इस देश की करोड़ों लोगों की ओपीएस डिमांड है, करोड़ों लोगों की डिमांड है, और उनको हम अगर डिनाई करते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छी बात नहीं। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथियों को खास करके मैं कहना भी चाहता हूं, वहां के साथी, जब लागू हुआ तो थोड़ी शिथिलता वहां आई। लोगों को लगा कि अब आंदोलन की क्या जरूरत है, संगठन की क्या जरूरत है, एनएम ओपीएस की क्या जरूरत है। शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी और साथ साथ और साथियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि एनएम ओपीएस एक अखिल भारतीय बैनर है और उसके साथ जुड़ करके ही अपनी हम सेवा सुरक्षा को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप अपनी सेवा सुरक्षा पाकर के भी खो देते हैं तो शायद ना पाने वालों से ज्यादा दुखदाई आपके लिए, ज्यादा पीड़ादायक आपके लिए। इसीलिए मैं वहां के साथियों से स्पेशली कहता हूं कि जिन लोगों ने ओपीएस नहीं पाया वो तो लड़ें, वो तो पसीना बहाएं, लेकिन जो लोग पा करके अगर उनसे छीन लिया जाता है तो उनको उनसे ज्यादा मेहनत, उनसे ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा कि हमारी जो चीज मिली संघर्षों के बाद वो दोबारा जाए ना। इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विशेष करके साथियों से मैं कहता हूं, एनएम ओपीएस को आपको मजबूत करना चाहिए था, जो मैं बार बार कहता रहा। लेकिन शायद लोगों को लगा कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे किसी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या जिन राज्यों में अभी भी लागू है उनको भी जो संगठन की रीति रिवाज हैं उनका भी आपको साथ खड़े होना चाहिए। 4 फरवरी को रन फॉर ओपीएस है लखनऊ के अंदर। एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, शानदार कार्यक्रम है, और उसको बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। और हम लोग अपनी बात को अलग अलग माध्यम से, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से अपनी बात कही जाती है, और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि उसको बेहतर से बेहतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं और उसको बनाएं। 11 तारीख को हरियाणा में एक बड़ा प्रदर्शन है
मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि उसको भी सफल करें। उत्तराखंड में भी कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। अभी 10 तारीख को मैं दिसंबर में बिहार होके ही आया था। अभी 12 तारीख को कलकत्ता आ गया। वहाँ के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑडियंस फैक्ट्री के लोग थे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। मैं वहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जल्दी वहाँ पर एक यूनिट बनेगी और शानदार कार्यक्रम होगा। कलकत्ता या पश्चिम बंगाल एक यूनिक है क्योंकि वहाँ पर कभी एनपीएस लागू ही नहीं की गई स्टेट में। ये अपने आप में यूनिक चीज़ है। तो अब मैं थोड़ा सा जो एक दो सीरियस बातें हैं उस पर बात करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ, और उसकी शुरुआत मैं एक अच्छी खबर से देना चाहता हूँ। खबर ये है कि यह आंदोलन को थोड़ा सा शिक्षकों कर्मचारियों के दायरे से आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा और आंदोलन हमेशा हर चरण पे आकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग रणनीतियों के तहत आगे बढ़ाया जाता है। और मुझे जो 1 अक्टूबर की रैली आप सबने सहयोग किया, जो आप सबने अपनी ताकत दिखाई, वो बेमिसाल थी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं और आप निश्चित रूप से देना भी चाहिए। तो दायरे जब बढ़ेगा तो हमको लगता है कि हमारा जो मुद्दा है वो ज़्यादा नज़दीक होगा हल के। उसी दिशा में कल देश के, ये मेरा सौभाग्य है कि कल देश के तमाम बड़े बड़े किसान नेताओं के साथ एक ऑनलाइन बैठक थी, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया और मैं पूरी उस किसान यूनियन की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप कहोगे कि फिर क्या आपने कहा होगा, मैं जहां रहूंगा आप ही की बात करूंगा। और मैंने सबसे पहले वहां निवेदन किया कि हम किसान के घर से हैं। 80% लोग किसान मजदूर घरों से नौकरियों में आते हैं, 90% या यूं कहूँ निम्न और मध्य वर्ग का 100% नौकरियों की तलाश में होता है और वही नौकरी आता है। तो हम सब किसान के लड़के हैं, किसान के घर से हैं, किसान के परिवार से हैं। हम नहीं किसान होंगे, हमारे पिता किसान होंगे, हमारे भाई किसान होंगे। और मैं मानता हूं इस बात को, इस देश में अगर सबसे बड़ा संत कोई है तो किसान है, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है तो किसान है। इसमें हमें कहते हुए फक्र होता है, क्योंकि मुझे याद है वो दिन, इस समय जो ठंडी चल रही है, रात के 2 बजे ठंडी के महीने में नहर का पानी गेहूं सींचने के लिए जब किसान लगाता है और उसमें घुसता है, तो कल्पना करो रात में खेत में 2 बजे विपरीत परिस्थितियों में वो देश के लिए अन्न उगाता है। उससे बड़ा संत महात्मा, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ निवेदन किया कि हम सब आपके घर से हैं, तो आप के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है, एक बड़ी उम्मीद वाली बात है, रणनीतिक रूप से एक बड़ी सफल बात है। हमने वहाँ प्रस्ताव रखा कि किसान आंदोलन में किसान मोर्चे द्वारा यदि अपने मांग पत्र में पुरानी पेंशन की डिमांड रखी जाए तो ये किसानों से इतर नहीं है, बल्कि किसानों के बच्चों के लिए है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे कहते ही मान सारे देश भर के किसान यूनियन के सीनियर नेता सब ने स्वागत किया और स्वीकार किया, और आपकी डिमांड को वो अपनी डिमांड माने। आने वाले टाइम में आपको किसान यूनियनों के जो भी मांग पत्र होगा उसमें पुरानी पेंशन होगी। ये हम सब के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा अब लग रहा है जो दौर चल रहा है उसमें सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा अपने हक हुकूक के लिए, एक साथ अपनी बात लगानी पड़ेगी, आवाज़ एक साथ। और ये बड़ी उपलब्धि कल हुई है मेरी नज़र में इस आंदोलन के लिए। जब हम आप कहते हैं कि इसको जन आंदोलन बनाएंगे तो शायद इसी तरह से ये जन आंदोलन की तरफ जाएगा, और वो बड़ी उपलब्धि है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से उन किसान नेताओं को भी, जिन्होंने हमारी डिमांड को देश के 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस धारियों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से स्वीकार किया, और आने वाले समय में वो
अपनी डिमांड में इस बात को रखेंगे, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। ऐसे मैंने प्रयास किया नौजवानों के साथ। बिहार मीटिंग में युवा हल्ला बोल के जो अनुपम जी हैं, पूरे देश के लिए बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी टीम के लोग आए और उन्होंने भी इस बात को समर्थन किया कि जो बेरोजगार व्यक्ति है वो भी नौकरी की तलाश में है। तो जो बेरोजगार है उसका नौकरी तो मुद्दा ही है, लेकिन नौकरी के बाद उसकी पेंशन एक मुद्दा है और होना चाहिए। और देश के तमाम सारे जो नौकरियों की तलाश में हैं, नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों की इच्छा रखते हैं, नौकरियों का सपना पालते हैं, उन सब से भी कहना चाहता हूँ ये आपकी भी लड़ाई है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की कल ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया है, लगभग 250 के आसपास चयनित हुए हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक नई शुरुआत करें हैं। आप अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से दृढ़ रहें। जो सरकार की कार्यक्रम हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी जाए, उसको आप अच्छे तरीके से करें। लेकिन मैं उन सब पीसीएस अधिकारियों से तमाम पदों पर जो चयनित हुए हैं बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि आपके बुढ़ापे की लाठी कुछ लोग इस ठंडियों में भी आवाज लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके लिए भी पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं कहता हूं ये लड़ाई हम जीतेंगे 110%, क्योंकि हम डे बाय डे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ेगी। आने वाले समय में एक दौर ऐसा भी हो सकता है जब हर जगह एनपीएस का व्यक्ति भी हो सकता है। जो डिमांड कर रहा है वो भी, जो डिमांड सुन रहा है वो भी, और जो निर्णय देगा वो भी, है ना। तो ये उनकी भी तरफ से एक सहमति मिली है और आने वाले समय में कुछ प्लानिंग इस तरह की भी की जाएगी जो एक साथ अपनी आवाज़ लोग उठा सकें, कह सकें। हम उनकी लड़ाई में साथ दे सकते हैं, वो हमारी लड़ाई में साथ दे सकते हैं और शायद इस समय इसकी ज़रूरत भी है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप लोग भी अपने अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या जन आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्या इस आंदोलन को, एनपीएस निजीकरण को किसान से, जवान से जोड़ा जाए, तो शायद आने वाले टाइम में हम अपनी चीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। और मैं तो एनएमओपीएस के बैनर को धन्यवाद देता हूँ। हम सब ने बहुत पढ़ा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, लेकिन इस बैनर ने एहसास कराया कि सच में एक है, क्योंकि कश्मीर का व्यक्ति भी हो, तमिलनाडु का भी हो, अरुणाचल सिक्किम का व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश पंजाब का व्यक्ति हो, कश्मीर का व्यक्ति हो, कोने कोने देश के उत्तर हो, पूरब हो, दक्षिण हो, चारों तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। और हम सब अपना तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, पूरा अपना सब कुछ देते हैं। हाँ, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि इसका स्वागत होना चाहिए, किसान को, जवान को इस आंदोलन में जोड़ करके। तो अधिकांश लोगों का इसका स्वागत ही है। और मैंने भी एक जो कार्यक्रम दिया था जनसंवाद, उसका एक ही प्रक्रिया है कि उसीलिए रखा गया कि जनसंवाद अटेवा आपके द्वार। तो उसमें था कि तमाम लोगों से संपर्क करें, आप तमाम लोगों से जुड़ें, आप उनको अपने मुद्दों से जोड़ें, उनको बताएं कि ये आंदोलन कितना जरूरी है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कितना आवश्यक है इस आंदोलन का जीतना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने ना, उसको जमीन पर उतारें। क्या आप सब ये बात खुल करके अपने आसपास जो तमाम छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, तमाम सारी और लोग हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी पीड़ा को भी सुनेंगे, अपनी बात को, अपने आंदोलन के बारे में उनको बताएंगे। शायद अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि चलो हम इस दिशा में 2 लोगों से मिलेंगे, 5 लोगों से मिलेंगे, या हम रोज़ 2 लोगों से मिलेंगे, 2 लोगों को इस आंदोलन में जोड़ेंगे, तो शायद ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। यही तरीका है कि हम इस आंदोलन को जन आंदोलन रहें, और इस देश को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ, इस देश के तमाम सारे वो जो पीड़ित पक्ष हैं किसी न किसी वजह से, वो सब चाह रहे हैं कि नहीं, एक जन आंदोलन बनाया जाए।
तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी भूमिका इसमें तय करिए और इस NMOPS अटेवा या तमाम सहयोगी संगठनों को मजबूती देने के लिए आप अपना रोल अदा करिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब सब जुड़ेंगे, जब सब मिलेंगे, जब सब मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफार्म है। मीडिया के साथियों की बहुत आलोचना इस देश के अंदर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि जन भावनाएं क्यों आपके खिलाफ चली जा रही हैं। शायद उनका मुद्दा उसमें नहीं दिख रहा है, शायद उनकी आवाज़ उसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, शायद उनकी बात आप नहीं कह पा रहे हैं जो आपका काम है। लेकिन आलोचना मात्र से ही बात नहीं बन जाएगी। मैं तो कहता हूं कि अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो आपके हाथ में एक मोबाइल सेट है छोटा सा, जिसके दम पर अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से आप अपनी बात कह सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आपके हाथ में जब औजार है तो आप दूसरों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप पहल करिए। कितने साथी हैं जो 5 लाइन रोज लिखते हैं, कितने साथी हैं जो आंदोलन के बारे में बोलते हैं, जो कितने साथी हैं जो आंदोलन में लोगों को जोड़ते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं तो आज भी ये भी कहता हूं कि हम सबको जितने लेवल पे इस आंदोलन को ले जाना चाहिए नहीं हुआ। अभी जो पूरा देश का आंदोलन चल रहा है, मैं तो पूरे देश को देख रहा हूं, 5 से 7% लोगों की सक्रियता और जागरूकता का विषय है। बस 5 से 7%। मैं आज भी कह रहा हूं इस आंदोलन में जिस दिन 20% लोग जाग जाएंगे, 20% लोग, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 20% लोग अगर जाग गए तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को पेंशन चाहिए उनकी भी कहीं न कहीं निष्क्रियता है। इसको स्वीकार करने में हमें भी कोई नहीं है। हर आदमी चाहता है हमें पुरानी पेंशन मिले, लेकिन उससे योगदान के बारे में पूछ लिया जाए तो शायद नहीं। जैसे कल उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च रखा गया है। अब ये बात कोई आपको निमंत्रण भेजेगा कि भाई जब आप आइए, कोई आपसे, ये आपकी लड़ाई है, आपका हक है, आपका हक छीना गया है तो आपको तो खुद आना है, 4 को और लेके आना है। ये काम आपका है। कहीं भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी 28 तारीख को बनारस में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में NPA निजीकरण भारत छोड़ो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। तो अब वहां पर किसी को ये कहना चाहिए कि भाई जब 28 तारीख को आप बनारस आइए। अरे आपको आवाज लग गई, आपको सूचना मिल गई, आप उसको अपना प्लान करिए कि हम कैसे पहुंचेंगे, कितने लोगों को पहुंचेंगे लेकर के, और कितने लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाएंगे। यह आपका काम है। ये 5-7 लोगों के दम पर ये आप आंदोलन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस दिन इस आंदोलन में 20% लोगों की सक्रियता और सहभागिता उस लेवल तक हो जाएगी तो आप आश्चर्यजनक परिणाम पाएंगे। और हार नहीं मानना है। इस दुनिया में वो तमाम चीजें हुई जो कभी उम्मीद नहीं लोग करते थे, वो भी हुआ है, ये भी होगा। उस लेवल तक चलना होगा, उस लेवल तक लड़ना होगा, उस लेवल तक आवाज लगाए रखना पड़ेगा। और आज के इस दौर में अगर कोई आवाज लगा रहा है तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग आवाज लगाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना करके लगाते हैं। अगर आपके पक्ष में, आपके मुद्दों के लिए कोई बोलता है, कोई लड़ता है, कोई चलता है, तो ये आप अपना भाग्य माने और उसमें आवाज़ दें। क्योंकि अगर आवाज़ लगाने वालों के साथ आवाज़ आप नहीं जोड़ेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको आवाज़ लगाने वाले ना मिले। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साथ खड़े हों। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इस आंदोलन में जोड़ें। और 28 तारीख को बनारस की जो NPA निजीकरण भारत छोड़ो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है, मैं तो कहता हूं आसपास के जो साथी हैं, जो साथी पहुंच सकते हैं निश्चित रूप से पहुंचे। बाकी 4 तारीख को रन फॉर OPS लखनऊ में है। देश के तमाम कोनों में लगातार कोई न कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगे और
अभी जो बात आगे चर्चा हुई है, और मैं तो कहता हूं देश के तमाम जो शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तमाम इश्यूज होंगे, विभागीय तमाम सारी समस्याएं होंगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज इस देश के अंदर पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति है। इसमें सब लोग सहयोग करें, सब लोग साथ आए। मैं उस दिशा में भी प्रयास कर रहा हूं कि तमाम सारे संगठनों से मेरा संवाद चल रहा है। मैं जल्दी ही तमाम सारे संगठन जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे भी संवाद करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस देश में कुछ निर्णायक स्थिति पर इस आंदोलन को ले जाएं। और लोग उम्मीद करता हूं कि सब साथ होंगे, तैयार भी होंगे, क्योंकि इस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है। जब मैं निजीकरण की बात करता हूं तो हमारे तमाम सारे सरकारी कर्मचारी साथी कहते हैं, ये बात क्यों कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं आपको नौकरी मिल गई, आपके भाई को, आपके परिवार को नहीं मिलनी है। और ये दुर्भाग्य है देश का कि जब लाखों लाखों पद खाली पड़े और सड़कों पर बेरोजगार नौकरी के लिए लाठियां खाएं, बहुत दुखद है। और यूं ही नहीं कर रहा हूं, पहले तो जो पद खाली वो भर लो भाई, फिर अलग नौकरियां, अलग सपने दिखाना। जो खाली पड़े हमारे पद हैं, चाहे रेल में हो, चाहे सेंट्रल तमाम सारे विभागों में हो, चाहे शिक्षा विभाग में पड़े हों, तमाम सारे लाखों लाख, 9 लाख के आसपास तो रेलवे में पड़े। इस देश के अंदर 20 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं खाली, पहले उसको भरिए, फिर अलग अलग सपने दिखाइए कि हम तो क्रिएट करेंगे नौकरी। अरे क्रिएट करेंगे क्या नौकरी? जो खाली पद है उसको भर लीजिए, फिर क्रिएट करिए। खाली पद तो भर नहीं है, क्रिएट करने की बात दिखाई जा रही है। मैं निजीकरण किस लिए बात करता हूं? इस देश में अगर सरकारी संस्थान, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सरकारी रेल यदि नहीं रहेगी तो मैं कहता हूं इस देश की जो आत्मा है 90% वो पीड़ा में होगी, वो तकलीफ में हो, वो जीवन जीने को दुश्वार होगी। सरकारी संस्थान तमाम जगहों पर, आज ही मैं कल का रिजल्ट देख रहा था, प्राइमरी में पढ़ करके लोग पीसीएस टॉपर हो रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में पढ़े हुए लोग आज टॉप 20 में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पिता के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज शिक्षा के दम पर और अपने संघर्ष के दम पर आज पीसीएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, आईएएस में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब लिटरेसी होगी तो क्या होगा? निजीकरण ये सिर्फ बेरोजगारों का सवाल नहीं है, ये हमारा भी सवाल है। जैसे पेंशन का सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी में आना चाहते हैं, उनका भी सवाल है। वैसे निजीकरण हमारा भी है, उनका भी है, और इस देश के किसानों, नौजवानों का भी है। तो मेरा निवेदन है, हाँ, जब इस तरह के संघर्षों की बात, हकों की बात आती है तो शायद वर्तमान सरकार को ये पसंद नहीं आता है, ये पीड़ादायक है। जबकि सरकार किसी भी दल की हो, दल तब तक होता है जब तक चुनाव होता है, और जब किसी दल की सरकार बन जाती है तो दल नहीं सरकार हो जाती है। किसी पार्टी का अध्यक्ष वो किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका हो जाता है। तो सबके बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में करना चाहिए। और लोकतंत्र में कोई आवाज लगा रहा है, अगर सुनी नहीं जाती तो ये संवेदनहीनता है। और मैं तो तमाम सारे जो तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी साथियों से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अरे आप तो मजबूर हैं, आप बोल नहीं सकते, कम से कम कोई आवाज लगा रहा है तो उसके साथ आप दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी भी है। क्योंकि राजनेता अगर 4-4, 5-5 पेंशन ले सकता है तो एक कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी, एक बाबू, एक टीचर क्यों नहीं ले सकता है? क्यों नहीं उसका हक है? आप 4-4 लोगे और हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाओगे भाई। और मैं सत्ता पद से भी निवेदन पूर्णपूर्वक करता हूं कि शिक्षक कर्मचारी आंख नाक कान होते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और खास करके पुरानी पेंशन, उस पर आप सकारात्मक रुख रखें और उस पर निर्णय लें। इस देश की सरकार ने, कह सकते हैं, तमाम बड़े बड़े काम किए, एक काम युवाओं के पक्ष में करें। और अभी मैं आपको बहुत जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूं, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बजट में एनपीएस में सुधार की बात हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, और हमको नहीं लगता है कि इसमें जितने भी लोग साथी जुड़े हैं या तमाम सारे और साथी देश भर में जो नहीं जुड़े हैं,
एक भी संशोधन के पक्ष में नहीं, क्योंकि एनपीएस एक खराब व्यवस्था है। एनपीएस पेंशन है ही नहीं, हम उसमें संशोधन क्या करेंगे? कोई कह रहा 40% हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई चीज 40% हो जाए, 50% हो जाए, जब उसका सिस्टम ही गड़बड़ है, उसका तरीका ही गड़बड़ है, तो चाहे 40 हो चाहे 50 हो। और अगर 40, 50, 45 की बात कर रहे हैं तो भाई एनपीएस में क्यों दे रहे हैं? मैं तो कहता हूं ओपीएस लागू करिए, उसमें आप दे दीजिए। जब आप एनपीएस में दे रहे हैं, ओपीएस में देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, तो संशोधन नहीं चाहिए। और अभी बजट सत्र में ऐसा उम्मीद लगा, लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि संशोधन पे आएंगे, और हम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि हम संशोधन नहीं, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। संशोधन नहीं स्वीकार होगा, ये बात बिल्कुल सत्ता में बैठे हुए लोग जान लें। अब आवाज दबा सकते हैं, विजय बंधु पर कार्रवाई कर सकते हैं, तमाम सारे साथियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप सब भी सुना होगा, जाना होगा, विचार नहीं मरते हैं। किसी को बंद किया जा सकता है, किसी को परेशान किया जा सकता है, लेकिन आवाज जो निकल चुकी होती है वो रुकती नहीं है। इसलिए हम संशोधन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ना हमारी टीम के लोग हैं, ना हमारे साथी लोग हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप तमाम बड़े बड़े फैसले लिए हैं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में लीजिए, एक फैसला लीजिए। और पैसे की जब रोना होता है तो मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं, नीति का सवाल है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो इसी देश में तमाम सारे पैसे कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है, सबको जनता है देख रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक फैसला ओपीएस के पक्ष में करें, और अगर संशोधन होगा तो निश्चित रूप उसका तगड़ा विरोध होगा, इस देश के अंदर होगा। और हमें 2004 वाली गलती, संशोधन पर संतुष्ट नहीं हो जाना है। और मैं बताना चाहता हूं तमाम लोग हो सकता है परोकारी में भी आ जाएं कि संशोधन से बहुत अच्छा हो गया। जब संशोधन से बहुत अच्छा हो गया तो फिर उसी को दे दीजिए, फिर उसी को दीजिए। जब इसको अच्छा कर रहे हैं तो उसी को कर दीजिए एक बार, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। तो संशोधन नहीं, हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। और अलर्ट रहना, तैयार रहना तमाम सारे लोग। एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आपके विपक्ष में तमाम सारे लोग तर्क दे सकते हैं, बड़े बड़े शास्त्री आ सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो सकते हैं। मैं सेलिब्रिटियों को अच्छी तरीके जानता हूं, उनसे कई गुना, उन सेलिब्रिटियों से, देश के तमाम बड़े बड़े तमाम क्षेत्रों में सेलिब्रिटी हैं, उनसे कई गुना राष्ट्रभक्त हमारा सफाई, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा देशभक्त है। तर्क देने आ सकते हैं। इस देश के लिए आन मान शान जो हमारा सैनिक बल है, उसको एनपीएस में संशोधन की बात आप सिखाने आएंगे, ऐसी तैयारी है, लोग आएंगे। और आपको लगेगा अगर ये कह रहे हैं तो उनका कोई वास्ता नहीं है एनपीएस ओपीएस से, उनका वास्ता कुछ और है, उनका अर्थशास्त्र कुछ और है। तो सेलिब्रिटियों के भी समझाने पर समझना नहीं है, ये तैयारी हो सकती है। ये बात आप आगाह करिए, मैं जो कह रहा हूं कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री आ सकते हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक आ सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ सकते हैं, ये कहने कि एनपीएस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा हो गया। ध्यान रखना, उनके अपने अर्थशास्त्र हैं, उसके लिए वो आपके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। कोई सेलिब्रिटी आप कह देगा कि अर्सैनिक वालों को पेंशन ओपीएस नहीं मिलनी चाहिए, और हम उसको मान लेंगे। मुझे दुख होता है कि सेलिब्रिटियों ने तो पता नहीं कितना बड़ा इस देश के लिए कितना गुटखा और दो पान का प्रचार कर डाले। तो मेरा निवेदन है कि आप सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, बहकावे में नहीं आइएगा। और ये चलेगा, लेख आएंगे, बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे, लेकिन जब इन चीज़ों से आप उलझिएगा और आपको प्रभावित करने लगे तो किसी एनपीएस वाले के यहाँ जो 1700 रुपये पा रहा है उसके घर चले जाइएगा, उसकी हकीकत समझ लीजिएगा। बस फिर आपको समझ में आ जाएगा सेलिब्रिटी क्या बोला, अर्थशास्त्री क्या बोला, विज्ञापन क्या बोला, और वो जो पीड़ित है उस चीज से उसने क्या बोला।
हड़ताल तालाबंदी की बात लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग अभी 96% रेलवे के साथियों ने इस पक्ष में मतदान किया है कि हड़ताल होनी चाहिए ओपीएस पर, और हम तो समझते हैं जिम्मेदार साथियों को इस पर निर्णय लेना चाहिए, और हम उसके पक्ष में रहेंगे, हम उसके समर्थन में रहेंगे। और हमको लगता है 96% के बाद भी अगर हड़ताल नहीं होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और होगा। तो हम तो समझते हैं कि जब लोगों से उस विषय पर मैंडेट मांगा गया है और लोगों ने 96% 57% लोगों ने दिया है, तो जिम्मेदार साथियों का है, हम उसमें साथ रहेंगे। हम, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा मकसद है, पुरानी पेंशन मिले, और हम समर्थन में रहेंगे। मैं खुली बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 96-57% भी मतदान करने के बाद अगर हड़ताल नहीं होती तो सरकार से ज़्यादा पीड़ादायक होगा। और सच बताएं, ईमानदारी से अगर वही हो जाए तो पूरे देश का भला हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उम्मीद करता हूँ कि ये भविष्य में आपको देखने को मिले और मुद्दे पर हम लोग जीतें। तो पुनः आप सबको मतदाता दिवस की बधाई देता हूं, और फिर गणतंत्र दिवस हमारा है 26 जनवरी, और उसकी भी बधाई देता हूं। गणतंत्र, गणतंत्र, गण के लिए तंत्र बना है, ना कि तंत्र गण के लिए। गणतंत्र है, गण के लिए तंत्र है, तंत्र के लिए गण नहीं है। इसको थोड़ा महसूस करिएगा। तंत्र के लिए गण, जो तंत्र बनाया जाता है, विधि विधान बनाया जाता है, वो गण के लिए बनाया जाता है, जनता के लिए बनाया जाता है। इसलिए गणतंत्र दिवस की स्पेशल बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। और निश्चित रूप से ये गणतंत्र हम सब के लिए बहुत ही अहम है। तिरंगा हम सब की शान है। हम सब 26 तारीख को तिरंगा भी फहराएंगे, गणतंत्र भी मनाएंगे, शानदार तरीके से हम लोग मनाएंगे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश की चलाने का सबसे बड़ा सूत्र है, और संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा पूजनीय है। संविधान से ही हमें सब चीजें मिलती हैं। देश के इन क्रांतिकारियों ने जो सपने देखे थे उसको संविधान में लिपिबद्ध किया गया है। संविधान को अगर हम सब फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। तो पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आज काफ़ी दिन से इच्छा हो रही थी, तो हमने कहा आज बात कर लेते हैं, और एक अच्छा समय लगा तो हमने कहा चलिए इसी में बात होती है। और आप सब जो बातें मैंने कही है, मैंने फिर कहा कि मैं पब्लिक फेसबुक लाइव हूँ, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही हो। लोकतंत्र है, सहमत असहमति हो सकती है, लेकिन जिन बिंदुओं को मैंने समझा, महसूस किया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। उसके लिए तमाम सारे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये हमने कहा। हमने मतदाता का मतलब यही नहीं हुआ कि सिर्फ वोट देना ही मतदाता काम होता है। वोट के बाद 9 उंगलियां खाली होती हैं, इस बात पूछने के लिए कि आपको हमने जिस लिए बैठाया था, जिस लिए आपको विधायक, MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया था, क्या वो चीजें हुई? उसकी जवाबदेही होगी। हमने ये बात कहा कि पुरानी पेंशन और निजीकरण एक बड़ा विषय है। रोजगार, अगर पद खाली हैं, ये बात को बहुत गहराई से, मेरी बात को समझिएगा। लाखों पद खाली हों और लाखों नौजवान सड़कों पर लाठियां खाएं रोजगार के लिए, नया पद क्रिएट करने के बजाय जो पद पहले भर हैं खाली, उनको भर लिया जाए, ये भी डिमांड है। अब इसमें चाहे आप मेरी होशियारी भी समझिए, क्योंकि अगर उतने लाख पद खाली हैं, भर गए, तो ये आंदोलन और अच्छा होगा। और शायद इसीलिए सरकार ने अपना दिमाग लगाया कि अब पीछे से ही चीजों को ब्रेक कर दिया जाए। आप सबने सुना, तमाम सारे साथियों ने कमेंट किया, तमाम सारे साथी लगातार शेयर कर रहे हैं। मैं उन सबको भी स्पेशली शुक्रिया दूंगा, अपनी IT सेल के साथियों को, अपने तमाम उन साथियों को जो हमारी बात को आप अपने तक ले गए या और लोगों तक शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बात, संवाद होना चाहिए। संवाद ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अस्त्र है। घर में भी संवाद हो, समाज में भी संवाद हो, प्रदेश और देश में भी संवाद हो, ये सबसे बड़ा अस्त्र है। तो इसको आप बढ़ाएं, आगे ले चलें, और फिर हम लोग जुड़ेंगे, कभी फिर बात करेंगे जब कभी विषय होता है। अब मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथियों के स्पेशली एक संकेत दिया हूँ कि आप अपनी ऊर्जा, अपने
पाए हुए अधिकार के लिए लगाइए, घर में सोइए नहीं। सोने पर आपके हक मारा जा सकता है और मिल करके हटना कष्टकारी होगा, पीड़ादायक होगा। इसीलिए एनएमओपीएस को मजबूत करिए, एनएमओपीएस को आगे बढ़ाइए, एनएमओपीएस के साथ जुड़िए और जुड़े और जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस जिंदाबाद। पार्वती विश्वकर्मा जी बहुत अच्छी बात लिखी है, लोकतंत्र की परिपाटी को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। तमाम सारे सवाल आ रहे हैं, जो भी साथी जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद।